ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी, वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहली और जरूरी खबर पर रुक करते हैं। आपको बता दें, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को बीत चुका था, मगर श्री राम के नाम पर कांग्रेस और गठबंधन की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। आगे उन्होंने कहा कि इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि यह सत्य निराधार और भ्रामक है। महासचिव चंपत राय ने आगे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था। मेरा निवेदन है कि तथ्यों को पहले जान ले। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सभी को बुलाया गया था। आगे क्या कुछ कहा महासचिव ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली संस्करण टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी, उसमें राहुल गांधी जी का गुजरात में किसी स्थान पर, संभवतः पाटन, कोई भाषण हुआ है और वो भाषण टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्वर्टेड कॉमास में उद्धृत किया है। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आज के वातावरण में, और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने देश में कुछ यश प्राप्त किया, जिनके कार्यों से हिंदुस्तान का सम्मान दुनिया में बढ़ा। घुमंतु जाति के संत आए हैं, रविदासी, वाल्मीकि, 150 के लगभग परंपराओं के संत हैं। इसमें सब प्रकार के लोग हैं। वनवासी, वनवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द ये भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है, ये विदेशियों ने दिया है।
अन्यथा हिंदुस्तान में कोई आदिवासी नहीं है, सब आदिवासी है। हमने डोम राजा को बुलाया है, गुड़ मंडप में बैठे हैं। गर्भगृह में जिस समय पूजा चल रही थी, उस पूजा को देखने के लिए, पूजा में अपनी भागीदारी करने के लिए ऐसे व्यक्ति सपरिवार आए और गुड़ मंडप में बैठे, ये बात ध्यान देने की है। दिल्ली संस्करण रुक करते हैं दूसरी खबर पर। जी हां, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मामले को तुरंत संज्ञान में लिया गया है। इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना भी दे दी गई थी। साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। वहीं डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी अप्रिय घटना को ना होने दे। साथ ही अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि कई स्कूलों ने हमसे संपर्क किया है कि उन्हें अपने परिसर में बम होने के बारे में एक ईमेल मिला है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से कहना चाहती हूं कि वे घबराएं नहीं। वहीं डीसीपी विद्यासागर मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आया इस मामले पर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा निरंतर चेकिंग की जा रही है, अभी कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। मेल के बारे में हमारी साइबर टीम जांच कर रही है। वहीं जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्कूलों में बम की धमकियों के बारे में फोन आए, हमने तुरंत फायर टेंडर भेजे और कुछ स्कूलों से फायर टेंडर वापस लौटने लगे क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है उन्हें। मुझे लगता है कि सभी कॉल फर्जी निकलेंगी। खास रिपोर्ट देखिए। कि जी यहाँ पे बम थ्रेट का कॉल है और हमने सभी जगह को अटेंड किया, सभी जगह भेजे, पर कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गई कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगी। सर, काफी शायद लग रहा है सर कि पैनिक फैलाने के लिए ये किया गया है। तो कितनी गाड़ियां अगर फिगर की बात की जाए तो दिल्ली में निकली सुबह सुबह से, तो अगर थोड़ा डिटेल बताएं। ये मैंने देखिए हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल। तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी थी। तभी मैंने सारे स्टेशन, सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके। और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं टू अटेंड ऑल दिस कॉल। तो क्या कहेंगे कि पैनिक ना ले लोग, काफी जी देखिए, पैनिक की बात नहीं है। हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं। और मुझे क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्होंने बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं। किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। मैम, पैनिक कंट्रोल के लिए क्या स्टेप्स? पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का,
तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। मैंने जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है उनका, औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें, और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का, उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी नेसेंट स्टेज पर है, उसके ऊपर कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। धन्यवाद। ऐसी कॉल आई है पम्पलेट की, आप यहाँ पे मॉडल टाउन के लिए विजिट करने के लिए आए, क्या स्थिति है अभी, क्या कुछ बातचीत है? जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, और हमारी कोशिश होगी कि हम को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है उसमें काफी जो बातें लिखी गई, काफी डराने वाली बातें, अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। हमारे द्वारा निरंतर सघनता पूर्वक चेकिंग चलाई जा रही है, कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और संपूर्ण रूप से सुरक्षित परिसर है। मेल के बारे में हमारी साइबर टीम जांच कर रही है। अभी तक 7 के बारे में सूचना मिली है। अलग अलग स्कूल्स हैं और वहाँ हमारी टीम के द्वारा जांच की जा रही है कि जी यहाँ पे रुक करते हैं तीसरी और आखिरी सबसे जरूरी खबर पर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। नेताओं की रैलियां और जनसभा को संबोधित करने का अभियान भी लगातार जारी है। इस बीच नेताओं का वार पलटवार भी जारी है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वो दिशाहीन हो गई है और आज वह नेतृत्वहीन भी हो गई है। यह दिशाहीनता का दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने और अपमानित करने और सनातन को हर तरह से बदनाम करने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यूपीए सरकार के दौरान देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की संस्कृति का अपमान करने की कोशिश की और दुनिया के सामने इसे बदनाम करने का भी प्रयास किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का बखान करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के
दुनिया में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का गौरव पुनः स्थापित हुआ है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। ये दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था और दुनिया के सामने बदनाम करने का भी कुत्सित चेष्टा की थी। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी और आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि देश के अंदर चाहे वह जम्मू कश्मीर का उग्रवाद हो, वहां का आतंकवाद हो, चाहे वह पूर्वोत्तर की अराजकता हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में यूपीए सरकार के समय जो नक्सलवाद था, लगभग 17 राज्यों में 115 से 120 जनपद ऐसे थे जो नक्सली हिंसा से बुरी तरह चपेट में थे। उस सरकार में आतंकवाद से, उग्रवाद से या नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि देश में अराजकता थी, अव्यवस्था थी। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है। आतंकवाद की जड़ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों का जो उग्रवाद था, जो अराजकता थी, उसको कंट्रोल करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। नक्सलवाद जो यूपीए सरकार के समय 120 के आसपास जनपदों में फैले हुए थे, 17 राज्यों में, आज उसको नियंत्रित करते हुए देश के एक आध राज्य में 2-3 जनपदों तक मात्र सीमित होकर के रह गया है। और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां से भी नक्सलवाद का अंत होगा। कांग्रेस की सरकार भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करती थी, उसको बदनाम करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रही है। भारत का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है और यह अवसर कभी कभी आता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता आज मोदी जी के साथ, उनके नेतृत्व में उन्हें तीसरा कार्यकाल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और हमें विश्वास है कि जो कांग्रेस उन्हें बदनाम करने, उनके हिस्से पर सेंधमारी करने, उन्हें जाति खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी,
उस कांग्रेस को पूरी तरह दरकिनार करते हुए देश की जनता आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ जुड़ रही है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 जून को जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका तीसरा कार्यकाल भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा और मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है। हमारे नेता मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए और देश में गरीब कल्याण कार्यक्रमों को लेकर के जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आम जनता के मन में उसके लिए एक बहुत सकारात्मक लोगों के मन में एक भाव है और उस सकारात्मक भाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को प्राप्त हो रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की धरती तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, महाराष्ट्र की धरती तो साहूजी महाराज की धरती है, महाराष्ट्र की धरती तो महात्मा फुले जी की धरती है, सावित्रीबाई फुले जी की धरती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की धरती है, वीर सावरकर की धरती है। स्वाभाविक रूप से वहां की धरती देश को एक नई दिशा देने वाली धरती है और मोदी जी उन्हीं विचारों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी, वहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, कांग्रेस